अब हम समीकरण कैसे लिखते हैं एसएचएम की, उस पर बात करते हैं। एसएचएम की समीकरण लिखने कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन स्टेप्स हैं, उनको हमें याद कर लेना है। छोटे से स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है ना, सबसे पहले स्टेप में हमें x तथा v को t बराबर 0 पर लिखना है। t बराबर 0 पर उनकी वैल्यू क्या है ना। फिर फाई नॉट ज्ञात करो, ठीक, फाई नॉट ज्ञात करो, और फाई नॉट का मान 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई फाई नॉट जो होना चाहिए वो आपका एलिमेंट होना चाहिए, उसमें जो एंगल वो होना चाहिए आपका 0,2 पाई के बीच में। 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई नहीं लेना फिर, है ना, इसके बीच में होना। तो यहाँ से हमने इसको 0 रखने पर पहले फाई नॉट ज्ञात कर लिया। फाई नॉट ज्ञात कर लेने के बाद हमने फिर उसको देखना कि उसके बीच में आंसर होना चाहिए। अब ये आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी आंसर हो सकते हैं फाई नॉट के प्रारंभिक कला के दो भी हो सकते हैं। फेज कांस्टेंट बोल सकते हैं, नियत कांस्टेंट फेज। अब इसके 2 आंसर अगर आ जाएं तो फिर पता कैसे करें कौन सा, उसका एक तरीका होता है वेग से। उसका वेग से होगा x के लिए फाई नॉट के 2 मान हो सकते हैं, फाई नॉट के 2 मान हो सकते हैं। तो क्या करना है, तो v की दिशा से हम फाई नॉट का मान निकालते हैं। v की दिशा दी होगी, इसका मतलब v की दिशा देनी पड़ेगी, है ना। v की दिशा से हम फाई नॉट का मान निकालते हैं। फिर उसके बाद फाई नॉट का मान एसएचएम की मानक समीकरण में रखते हैं, यानी कि x बराबर 5वें स्टेप में a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एसएचएम की फाइनल अंतिम समीकरण होती है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, क्या मतलब है। हमें यह समीकरण निकालनी है। इस समीकरण में अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो सारा खेल इसका है। सारा खेल किसका है, फाई नॉट का, कि फाई नॉट कितना होगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिएगा आपको इस सवाल में दिया हुआ है कोई कण एसएचएम कर रहा है। कण क्या कर रहा है, एसएचएम। ये इसकी क्या पोजीशन है, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 दे दिया और वेग इसका इस तरफ है पॉजिटिव। ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा x की भी, और t बराबर 0 पर x बराबर 0 से चला और v बराबर पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक दिशा में चल रहा है, इधर चल रहा है। इसका ये आयाम है प्लस से और यहाँ पर माइनस से। अगर ये दिया हुआ है तो इसकी एसएचएम की समीकरण लिखो। तो इसके एसएचएम की समीकरण लिखनी है। तो सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, x तथा v को निकालना t बराबर 0 पर। तो x क्या आएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये समीकरण है। इसको t बराबर 0 पर निकालना, t बराबर 0 पर x कितना है, 0 है, तो रख दो यहाँ पे 0। a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट। तो a साइन क्या बना, ये बन गया a साइन फाई नॉट बराबर 0, साइन फाई नॉट बराबर 0। अब 0 किस किस का मान हो सकता है, साइन 0 का भी हो सकता है
साइन पाई का भी। तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 आंसर आ गए फाई के, 2 आंसर आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मान लो आ गए तो दो आंसर 0 और पाई 2 आ गए। अब कौन सा ले, तो ये कौन सा लेंगे ये डिसाइड कौन करेगा भाई। मैंने पहले क्या करा, एक्स और वी को निकाल लेंगे। अभी वी इक्वल टू t0 पर देखेंगे, फाई नॉट का मान ज्ञात कर लिया, 0 से 2 पाई के बीच में आ गया। एक्स के लिए फाई नॉट के 2 मान हो सकते हैं, आ गए देखो 0 और 2 पाई के बीच में। तो फाई नॉट का मान SHM की मानक समीकरण में, लेकिन उससे पहले v की दिशा हम v की दिशा से हम फाई नॉट का मान निकालते हैं। v की दिशा से हम फाई नॉट का मान निकाल लेंगे। अब v क्या है, a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाई नॉट, t बराबर 0 का इसमें रखेंगे, v t बराबर 0 रखा तो a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट। अगर आपने इसमें 0 रखा तो ये कैसा आंसर आएगा, a ओमेगा आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। और अगर आपने इसमें कोस ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई रखा तो माइनस ए ओमेगा आएगा जो कि नेगेटिव है। और कंडीशन क्या दे रखी है कि पार्टिकल की वेग पॉजिटिव है। अगर वेग पॉजिटिव है तो इसके साथ समीकरण, तो v पॉजिटिव के लिए फाई नॉट की कौन सी वैल्यू लेंगे, 0। इसलिए समीकरण क्या लिखी जाएगी, समीकरण लिखी जाएगी x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 0, यानी कि a साइन ओमेगा t। तो ये आंसर आ गया, इसकी समीकरण ये आ जाएगी। यानी कि अब याद भी रख लेंगे, जब भी कण मीन पोजीशन से चलेगा तो मीन पोजीशन से चलने पर t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर कण का वेग की दिशा जरूर देगी। वेग की दिशा से दिशा नहीं दी होगी तो पता नहीं लग पाएगा कि फिर समीकरण कैसे लिखी जाएगी, है ना। तो वो दिशा देगा कोई ना कोई। सोचो इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी सवाल में पहला पार्ट हो गया एक तरह से, अगर मैं इसमें ये कह सकता हूँ ये पहला भाग था। अगर मैं दूसरा पार्ट पूछूं कि भाई इसके लिए लिखो कि मान लो वेग नेगेटिव है, इधर जा रहा, यहीं पे इधर जा रहा शुरू में, t बराबर 0 पर ही, t बराबर 0 पर ये है और x बराबर भी 0 है और v की दिशा ये है। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए समीकरण क्या बनेगी, ये फर्स्ट पार्ट के लिए लिखी तो सेकंड पार्ट के लिए क्या बनती, x बराबर v a साइन ओमेगा t। फिर v का नेगेटिव मान कौन से के लिए आया, पाई के लिए। फिर नेगेटिव मान तो पाई के लिए आया ना, तो जब नेगेटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव मान पाई के लिए आया, इसका मतलब फिर फाई नॉट की वैल्यू 0 ना होकर के पाई होती। तो a साइन ओमेगा t प्लस पाई, फिर इसकी समीकरण ये लिखनी होती। यानी कि अगर ये बोल दिया जाए आपसे कि भाई कोई कण है जो कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है लेकिन उसका जो वेग है वो इधर है, तो उसकी समीकरण बताओ क्या होगी। तो उसकी समीकरण आपकी ये वाली होगी, इसको आप माइनस a साइन ओमेगा t भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें समीकरण लिखने के स्टेप सीखने, और बहुत सारे सवाल करेंगे अभी इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब मान लो आपसे बोला, एक सवाल दे दिया, इसमें आपको सवाल में दिया है कि कोई कण जो कि t बराबर 0 पर x बराबर a/2 पर है यहाँ पर, और इधर चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी है ना, इसका वेग पॉजिटिव है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है प्लस ए माइनस ए, तो इसकी SHM की समीकरण लिखो। SHM की समीकरण लिखनी है ना। तो जब हमें इसमें SHM की समीकरण लिखनी, तो वो जो बताया मैंने कि वेग की दिशा देनी जरूरी है, तो दे रखी। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, समीकरण क्या बननी चाहिए, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस ये फाई नॉट, ये बननी चाहिए, ठीक। अब x बराबर a साइन नॉट, तब t बराबर 0 पर x कितना है, a/2, ये जो कहलाता है ना, ये आपका वो इंस्टेंट है जिस पर हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी कि जिस पर हमने इसको देखना शुरू किया, वो टाइम जिस पर शुरुआत की देखने की यहाँ पर था इस समय। तो यानी कि x बराबर 0 पर a/2 कर रखा, साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट, ये कट गया, 1/2 हो गया साइन
30 भी हो जाएगा, और चलो 1/2 लिख लो पहले, साइन फाई नॉट। अब ये 1/2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, साइन 30 भी हो सकती है, साइन 150 भी हो सकती है, ठीक, दोनों में 1/2 आ जाएगा। यानी कि आपके लिए फाई नॉट की वैल्यू 30, 150 या फिर 5/6 या 5π/6 ये हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब कौन सा होगा इसको कौन डिसाइड करेगा, वेग की दिशा दे रखी है इधर, तो बेटा अब इसकी दिशा निकालते हैं। चलो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट, t बराबर 0 पर आप इसको रखो, तो v बराबर a ओमेगा कॉस 0 ओमेगा इंटू 0 प्लस, अगर आपने इसमें रखा 30 डिग्री तो कोस कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके मान से कोई मतलब नहीं है, हालांकि निकाल सकते हो, लो ऐसे निकाल सकते हैं, a ओमेगा √3/2 पॉजिटिव आई ना। और दूसरा अगर इस पे निकाले a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 0 प्लस 150, तो ये आ जाएगा बेटे 150 कहाँ बैठ गए, दूसरे चतुर्थांश में, तो ये तो 0 हो गया, तो कोस 150 दूसरे में, तो कोस का मान नेगेटिव ही आएगा, तो अपने को तो नेगेटिव से मतलब है। लेकिन चलो फिर भी अगर लिखना तो माइनस का a ओमेगा √3/2 है ना, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर जब ये एंगल या फेज होगा तो इधर जा रहा होगा, इस वाले के लिए इधर, और कंडीशन क्या दी, पॉजिटिव, कंडीशन क्या दी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ प्लस का है दिशा, तो कौन सा आंसर बैठेगा, ये वाला बैठेगा, मतलब ये वाला एंगल बैठेगा। अगर ये एंगल बैठेगा इसलिए फाई नॉट का आंसर कौन सा आ गया, 30 डिग्री आपका सही है, दैट इज π/6, यानी कि x की जो समीकरण बनेगी फाइनली क्या बनेगी, a साइन। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओमेगा टी प्लस π/6, यहाँ पर ये π/6 इसलिए लिख रही थी क्योंकि रेडियन में लिखना, ओमेगा टी रेडियन में होता है तो रेडियन में रेडियन जुड़ेगा, इसलिए ओमेगा टी प्लस π/6 लिखेंगे, 30 नहीं लिखना, ठीक है। अब इसी सवाल में अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये यहाँ नहीं इधर जा रहा, मान लो इसको मैं वही जैसे पहला पार्ट ले लिया, दूसरा पार्ट मान लो मैंने कहा कि भाई ये पार्टिकल इस पॉइंट पर वापस घूमकर आते समय देख रहे हैं, अगर वो ऐसा आ रहा वापस तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, है ना। तो उस केस में समीकरण बताओ भाई, अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि भाई पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर a/2 पर है, लेकिन वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, यानी कि ऐसा आ रहा, तो अब इसकी समीकरण क्या लिखेंगे, तो उस केस में समीकरण ऐसे लिखेंगे कि भाई नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो उस केस में फाई नॉट कितना लिखेंगे, फिर नेगेटिव किससे आ रहा था भाई, 150 वाले से, 150 वाले से, यानी कि 5π/6, फिर समीकरण ये बन जाएगी x = a साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। एक तरह से आप ये सेकंड केस मान सकते हैं। तो दो सवाल हो गए, सवाल में कोई भी एक दिशा दे देगा वो, तो मैंने दो दिशाओं से कर दिया, अलग अलग दो सवाल बन गए, तो एक में दो सवाल कर दिए हमने, कोई भी दिशा दे सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए मान लो आपको दिया कि पार्टिकल यहाँ है, t बराबर 0 पर x बराबर a/2 ले लिया और इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव ही आ गई, लेकिन ये x क्या है, माइनस का a/2 है, माइनस का a/2 है, यहाँ पर पूरा प्लस a है, ये माइनस a है ना, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, समीकरण लिखनी, तो x बराबर, तो उसके ऐसे चमकी समीकरण लिखो, तो x बराबर क्या बैठेगा बेटे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो t बराबर 0 पर x कितना है, माइनस का a/2, a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट, इससे गया ये गया, तो साइन फाई नॉट बराबर आया -1/2।
अब ये -1/2 कितनी वैल्यू होगी? हाँ भाई, -1/2 कितने का आंसर होता है बेटे? ये साइन में 210 और साइन में 300 का मान भी 102 होता है। भाई 180 + 30 कर दो, साइन 30 1/2 होता है ना, तो 180 + 30 -1/2 आ जाएगा। या फिर जो है आप कर सकते हो 270 + 30, तब भी आपका ये बन जाएगा, है ना, साइन 300। ठीक, तो यानी कि फाइव नोट के दो आंसर आ गए, 210 और 300। मैं निकाल के देख लो चाहे, अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन है, मान लो साइन 210 है तो साइन 180 + 30 तो माइनस साइन 30 बराबर -1/2। इसका मतलब हमने सही लिखा, साइन 300 बराबर कितना? साइन ऑफ 300 को लिख सकते हैं आप 360 - 60, यानी कि साइन ऑफ -60 कुछ 330 बैठ जाएगा, 330 बैठेगा यहाँ पर। हाँ जी, 360 - 30 तो साइन ऑफ -30 माइनस के 1/2 बैठ जाएगा ये, तो ये 330 बैठ जाएगा और ये 210 बैठ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दो ऐसे कोण बैठ गए हैं जिनके लिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई फिर लेंगे कौन सा वैल्यू लेंगे, कौन सी 210 लेंगे या 330 लेंगे, तो उसके लिए कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसा आएगी भाई? वेलोसिटी आ जाएगी कौन से से? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट से। तो t बराबर 0 रखा इसमें भी, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0। अब सोचो मैं अगर इसमें 210 रख रहा तो 210 तो कौन सा में जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में। तो तीसरे में क्या होता है? नेगेटिव आएगा आंसर, कॉस का मान नेगेटिव आता है तीसरे चतुर्थांश में। और v बराबर अगर मैं इसमें रखता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस 330, ये रखता हूँ अगर, तो ये रखने पर 330 कौन सा में गया? चतुर्थांश में, चौथे में। और चौथे में कॉस का मान पॉजिटिव होता है। अगर चौथे में कॉस का मान पॉजिटिव होता है तो शर्त हमें कौन सी दे रखी है? प्लस वाली। तो अगर प्लस वाली कंडीशन दे रखी है तो समीकरण क्या बन जाएगी अपने पास? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 330। लेकिन इसको किस में लिखना? इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना। तो 330 को रेडियन में कन्वर्ट करना तो π/180 ये कट जाएगा, और 3 से कटा 11, है ना, और 3 से कटा 6 तो 11 π/6। तो यहाँ पर आपकी समीकरण बन जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 11 π/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोचना था। ओके, लेकिन अब फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर सोचो, अगर ये बोले कि इधर नहीं, इसी सवाल में इधर जा रहा होता, अगर इसी सवाल में ये इधर जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता, तो v क्या आता? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव कौन सा मारा इसमें? तो इस केस में x क्या लिखते हैं आप नेगेटिव के लिए? फिर तो 210 आता, तो फिर लिखते a साइन ओमेगा टी प्लस 210 को क्या लिख सकते हैं? 210 को लिख सकते हैं 210 गुना π/180, कन्वर्ट कर लो, 3 7 21, 3 6 18, 7 π/6। ये तब लिखते हैं अगर सवाल में बोलता है कि पार्टिकल a/2 पर इधर जा रहा है t बराबर 0 पर, उस समय इसकी समीकरण होती है a साइन ओमेगा टी प्लस 7 π/6। इस तरीके से हमें समीकरण को लिखना आना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, ये दिया, मान लीजिएगा कि कोई कण t बराबर 0 पर x बराबर a/√2 है और कण चल रहा है इधर, किधर चल रहा है? इधर, यानी कि वेलोसिटी कैसी दे दी? पॉजिटिव। कोई कण ऐसे चल रहा है, SHM कर रहा है, तो क्या पूछेगा कि SHM की समीकरण
लिखिए, SHM की समीकरण लिखिए। कैसे भाई? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अब क्या बराबर है? t बराबर 0 पर कितना a बाई √2 a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। टी को रखा 0 तो a से a कटा, आप बोल सकते हैं साइन फाई नॉट बराबर 1/√2। बेटे साइन 45 का भी मान होता है और ये साइन 135 का मान भी होता है। अब कौन सा लें? फाई नॉट का मान π/4 या फिर 3π/4। ठीक, कोई सा भी एक हो सकता है। अब कौन सा लेगा ये किससे पता लगेगा? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा मान लेना। तो वेलोसिटी इक्वल टू a, वेग बराबर कितना हो जाएगा? a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो देख लो v बराबर t बराबर 0 पर a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 0, मान लो आपने π/4 रखा, तो कैसा आंसर आएगा भाई? प्लस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा a ओमेगा बाई √2। और सोचो आपने कहाँ पे आपका क्या रखा? a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 0, आपने रखा 3π/4। 135 मतलब दूसरा चतुर्थांश में पहुंच गया, और दूसरे चतुर्थांश में कोस का मान नेगेटिव आएगा तो माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के a ओमेगा बाई √2। मतलब प्लस माइनस देखने। अब प्लस दे रखा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना प्लस के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्शन किधर दे रखी? प्लस दे रखी, नहीं किधर जा रहा। तो समीकरण क्या बन जाएगी भाई? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस कितना? फाई नॉट π/4 के बराबर लिख दो, या गया लो। ठीक, फिर से हम ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर मान लो इसने ये सवाल ऐसा ना दे करके सेकंड पार्ट में ऐसे दे देता कि पार्टिकल x बराबर a/√2 से t बराबर 0 पर इधर चल रहा, इधर, तो v कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इस केस में समीकरण के कौन से के हिसाब से लिखते? इसके हिसाब से। इसके हिसाब से फेज कितना? 3π/4। फिर इसके लिए समीकरण ये बनती है बेटे a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4, फिर ये बन जाती है। तो ऐसे दो सवाल हमने कर लिए इसमें भी, है ना प्यारे बच्चों। हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। एक हमें एक कण दिया हुआ जो कि SHM कर रहा है, जो कि t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है और इधर चल रहा है। यहाँ से चला, इसका जो है यहाँ पे प्लस से आयाम है, माइनस से है, और आवर्त काल t है। तो मान लो किसी समय यहाँ पर पहुँचा, यहाँ तक का टाइम लगा है t2 और यहाँ तक का टाइम है t1। तो ये टाइम कितना हुआ ये वाला? दिस इज t1 माइनस t2। तो हमें तीनों टाइम निकालने हैं, t1, t2 और t1 माइनस t2, तीनों टाइम निकालने हैं। और ये जो t1 माइनस t2 तक का यहाँ पर टाइम है, दिस इज a/2। तो अब सोचो, सबसे पहले तो इसकी समीकरण लिखनी। तो समीकरण क्या लिखेंगे भाई? सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो समीकरण क्या बनेगी? समीकरण बनेगी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सबसे पहला सवाल किया था हमने कि जब कोई कण t बराबर 0 से x बराबर 0 पर v बराबर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो भैया t बराबर 0 पर रखने पर हमारे पास a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट आएगा। तो साइन फाई नॉट बराबर 0, यानी कि फाई नॉट के दो मान आएंगे, 0 और पाई। तो कौन सा लेंगे? 0 और पाई के हिसाब से। तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो t बराबर 0 पर सबसे पहला सवाल यही किया था हमने। तो v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 0 प्लस, एक बार तो 0 रखना पड़ेगा, इस पर क्या आएगा भाई?
ए ओमेगा आ जाएगा, पॉजिटिव आया। और एक बार क्या रखा, दूसरा मान रखा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई, ये क्या आएगा माइनस ओमेगा आएगा। तो कौन सा सही आएगा, ये। इसका मतलब 0 लेना पड़ेगा, यानी कि समीकरण क्या बन गई, समीकरण बन गई x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 0, यानी कि x बराबर a साइन ओमेगा टी। याद रख लेना चाहिए इसको, स्टैंडर्ड है। अब हमें टाइम निकालना है a/2 तक पहुंचने का। तो जब t बराबर t2 होगा तो x बराबर a/2 हो जाएगा, तो कर दो उसमें, है ना। तो जब t बराबर t2, तो t बराबर t2 यही कर देते हैं, एट t बराबर t2, x बराबर a/2। तो यहाँ रख दो a/2 a साइन ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन टी इंटू t2। ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि आवर्तकाल दे रखा। तो ये से कट गया, ये किसके बराबर बन जाएगा, साइन 30 बराबर साइन 30, इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 डिग्री चलता है। अभी तो उसके 90 के बीच में यहाँ सर, इसका मतलब हमें एंगल 90 से कम पे रखना है यहाँ पे। तो साइन कितना आएगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू t2। तो साइन साइन कट जाएगा, तो कितना बैठेगा बेटे, ये बैठ जाएगा पाई बाई 6 30 डिग्री, दैट इज साइन ऑफ, दैट इज 2 पाई अपॉन टी इंटू t2। पाई से पाई कैंसिल, यानी कि t2 कितना आ गया, t/12। t2 कितना आ गया, t/12 आया। तो यानी कि यहाँ तक जाने में पूरे आवर्तकाल का t/12 लगेगा। ऐसा नहीं कि आधा आवर्तकाल लग जाएगा, जैसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, भाई देखो पूरा आवर्तकाल कितना है, पूरा आवर्तकाल है t, यहाँ तक जाने में t/4, आने में फिर t/2, 3t/4, फिर t। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि t/4 का आधा कर देंगे, यानी कि t/4 का आधा लगेगा अगर आधा एम्पलीट्यूड है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्वरण बहुत तेज़ी से चेंज होता है और वेलोसिटी भी बहुत तेज़ी से चेंज होता है ना, वेग भी तो बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो वो अलग अलग टाइम आएंगे। तो इसलिए इसको याद भी रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं, स्टैंडर्ड सवाल है ये वाला कि भाई यहाँ तक का टाइम कितना लगता है, 12 लगता है t2। ठीक है, ये t2 लग गया, निकल गया। अब हम बात करते हैं t1 की। t1 कहाँ तक है, a तक। जब x1 बराबर a है तो t1 बराबर a, तो x बराबर a। अब सोचो, खुद भी सोच सकते हो भाई पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना है यहाँ तक जाने का और फिर वापस आने का और फिर वापस यहाँ पर टाइम पीरियड t, तो ये कितना आना चाहिए, t/4 आना चाहिए ना। ये तो इसमें रख के देख लो रख लेते हैं, a = a साइन 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की जगह रख लिया t1, a से a कटा, 1 किसका मान होता है, साइन 90 का, साइन 90 का मतलब π/2, तो साइन ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू t1। साइन साइन कट जाएगा तो आ जाएगा π/2 बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू t1, इससे कट जाएगा और t1 बराबर आ जाएगा t/4। और ये होता भी है, हमने बताया डायरेक्ट भी, यहाँ तक तो t/4 लगता है। अब मुझे चाहिए यहाँ तक का टाइम, तो इस टाइम में से ये टाइम घटा दो, t1 माइनस t2 निकालना है तो उसको घटा दो इसमें से, जब इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो घटा लेते हैं भाई, है ना। तो घटा लो, कितना जाएगा, t1 माइनस t2 बराबर t/4 माइनस t/12। तो कितना जाएगा, 12, 3t माइनस t, तो t/6। ठीक है, यानी कि ये टाइम t/12 लगा, ये t/6 लगा, टोटल t/4 लगा। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अगर आधी दूरी चलेगा तो आधा टाइम लग जाएगा, ऐसा मत सोचना कि t/4 का आधा लग जाएगा t/8, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है त्वरण और वेग भी x का फलन है और वो उसी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। यहाँ पे तो वेग अधिकतम होता है तो कम होता चला जाता है, और बहुत यहाँ से यहाँ तक तो बहुत धीरे धीरे कम होता है, यहाँ बहुत तेज़ी से कम होता है 0, यहाँ पे त्वरण 0 होता है तो यहाँ पे बढ़ता है धीरे धीरे, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर को पूरी इसकी समीकरण से, इसकी इक्वेशन से निकालने होते हैं। ठीक है, इसी में हम इसका एक और तरीका यूज कर सकते हैं t1 माइनस t2 का, अगर आप इसको समझें। ये तो अपना एक मेथड हो गया इसका, एक और बता देता हूँ। हालांकि एक और हम इसका फेजर डायग्राम से करेंगे। जैसे अगर मान लो आप इस समीकरण को यहाँ से लिखो, यहाँ से t बराबर 0 से x बराबर a/2 पे लिखो, तो इसकी समीकरण क्या आएगी, अभी हमने निकाली थी, अगर आपको याद हो
t बराबर 0 के हिसाब से निकालना अगर वो टाइम, तो इसके समीकरण आप यहाँ से भी लिख सकते हो। आप एक तरह से इसी का सेकंड मेथड कह सकते हैं, सेकंड मेथड फॉर t1 माइनस t2। अगर मैं इसके समीकरण को लिखूँ ही यहीं से तो क्या लिखी जाएगी? अभी हमने निकाला था इसके समीकरण, अगर याद हो तो आप पुराने इसमें देख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस, चलो फाइव नोट से बता देता हूँ, तो भैया 0 लिखा t बराबर, तो ये a/2 आ गया, a साइन ओमेगा इंटू 0 फाइव नोट कट गया, तो साइन फाइव नोट बराबर 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी है, π/6 की भी और साइन 150 की भी है, यानी कि साइन 5π/6 की भी है। तो कौन सा आंसर लेंगे? फाइव नोट बराबर π/6 भी है और 5π/6 भी है। तो वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस π/6, तो यहाँ से कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। और दूसरे में देख लो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू 0 प्लस 5π/6, ये वाली नेगेटिव आएगी, है ना भाई। तो कि कितना आएगा? 150 डिग्री आएगा ना। 150 कौन से चतुर्थांश से बैठेगा? दूसरे में, और दूसरे में तो कॉस का मान नेगेटिव ही आएगा, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो ये कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से इधर चल रहा है। तो इसके हिसाब से समीकरण क्या बनेगी भाई? x बराबर कितनी बनेगी समीकरण यहाँ से? तो x बराबर बन जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस कौन सा? π/6, ये बना देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस समय ये टाइम है, ये कहाँ से शुरू हो रहा? यहाँ से, t बराबर 0 से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी चला? a/2, और टाइम कितना लगा? t1 माइनस t2। तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर मैं इसको यहाँ a/2 लिख रहा ना अब, तो ओमेगा ये टाइम कौन सा होगा फिर? अब अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में a/2 दूरी चला, तो टाइम कितना लगेगा? ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो निकलेगा, उसे t1 माइनस t2 कहेंगे, यानी कि t1 माइनस t2 आ जाएगा। तो ये t1 माइनस t2 निकालने का एक और तरीका, हालांकि थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक भी आएगी जिसे हम फेजर डायग्राम से सीखेंगे। अगली क्लास में हम इसको फेजर डायग्राम से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल तो फंडामेंटल चीज़ सीख रहे हैं कि भैया हम इस तरह कर सकते हैं। इसमें चूंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा है, इसीलिए हम उस मेथड पर जाते हैं ताकि वो आसान हो जाए। ग्राफिकल मेथड है फेजर डायग्राम का, इसी मेथड से बचने के लिए हमने वो फेजर डायग्राम का इजाद किया, उससे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी एसएचएम को फेजर मेथड से, फेजर के तरीके से, है ना। खैर अभी तो उसको करते हैं 1/2 साइन ओमेगा t1 माइनस t2 प्लस π/6। तो ये 1/2 किसका जाएगा? साइन 30 का, π/6। ओके 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 ओके, गलती कर दिया। यहाँ से तो x है ना, x तो हम यहाँ से माप रहे मीन पोजीशन से। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो x की वैल्यू तो a है, लेकिन टाइम t1 माइनस t2 है। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, यहाँ तक तो ठीक है। जिस समय हमने a साइन ओमेगा t1 माइनस t2 रखा, तो ये कहाँ पहुँच चुका? इतने टाइम में यहाँ पहुँच चुका। और x कहाँ से मापते हैं? मीन पोजीशन से। तो इसका मतलब ये x कितना हो चुका? a। तो ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा, साइन ओमेगा t1 माइनस t2 प्लस π/6। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? यहाँ पर आ गया साइन π/2। तो साइन ओमेगा t1 माइनस t2 प्लस π/6। तो ये आ गया π/2। ओमेगा को लिख देंगे 2π/t इंटू t1 माइनस t2 प्लस π/6। तो 2π/t इंटू t1 माइनस t2 बराबर π/6 माइनस π/2 माइनस π/6, और एलसीएम आ जाएगा 6 2 3π माइनस पाई यानी कि 2π। तो ये आ गया 3 आ गया। अब इससे पाई से पाई कट जाएगा, तो t1 माइनस t2 बराबर आ जाएगा t/6। यही आ रहा था पहले भी, अब सही आ गया इसका मतलब। तो क्या पॉइंट समझने की बात थी कि अगर आपने समीकरण यहाँ से लिखी
तो यहाँ से लिखने में ये टाइम निकालना, तो ये टाइम रख दिया, लेकिन x आपका मीन पोजीशन से था तो x बराबर a लिखेंगे, जो गलती भी होती है वो होनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो हमने सारे काम किए ट्रिग्नोमेट्री से किए मैंने, और जो ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह से करेंगे तो इसमें हमारा काम बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए हम आते हैं फेजर डायग्राम पर, फेजर मेथड पर, जिसमें बहुत ही आसानी से समीकरण लिखने में भी और फेज निकालने में भी और समय निकालने में भी। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। भी बहुत आसानी हो जाती है और ये हमारा काम इजीली और कम समय में हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो हम चुके हैं कि SHM की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वेग की, और त्वरण की समीकरण क्या होती है, समीकरण को कैसे लिखा जाता है सरलावर्त गति में, वो सब लिख चुके हैं। लेकिन उनके पीछे हमने काफ़ी मैथ पढ़ा, मैथ की हेल्प से या काइनेमेटिक्स की हेल्प से हमने उसको स्टडी किया। अब उसी सरल आवर्त गति को थोड़ा सा आसान तरीके से समझने के लिए हम एक नए तरीके पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम मेथड, या फिर कला संबंधित चित्र की हेल्प से हम इसको सरल आवर्त गति को थोड़ा सा आसान तरीके से स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ कैलकुलेशन बहुत कम समय में आसानी से हो सकती है। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति की सहायता लेते हैं। वो एक समान वृत्तीय गति की सहायता की हेल्प से हम उसको SHM से जोड़ करके चीज़ों को आसान बनाते हैं। कैसे करते हैं वो सब चीज़ें हमें सीखनी है ना। तो पहले तो फेजर डायग्राम या कला संबंधित चित्र होते क्या है। फेजर डायग्राम बेसिकली क्या है कि ये एक घूर्णन सदिश होते हैं जो कि किसी वृत्त पर घूमते हैं, किसी सेंटर से वृत्त तक एक त्रिज्या की तरह घूमते हैं। तो फेजर डायग्राम एक तरह से घूर्णन सदिश है। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, SHM को एक समान वृत्तीय के आधार पर सरल तरीके से अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, ये काम तो उसका ही हो गया। कैसे करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से हम सरल आवर्त गति को एक समान वृत्तीय गति से जोड़ देंगे। और सरल आवर्त गति करता हुआ पार्टिकल वो वृत्तीय गति तो कर नहीं रहा, लेकिन वृत्तीय गति से जोड़ करके उसको आसान बना रहे हैं सिर्फ। यानी कि वो वृत्तीय गति कर रहा है, करता वो सरल आवर्त गति रहा है, लेकिन वृत्तीय गति की तरीके से हम उसको सिर्फ उसको जोड़ करके चीजों को आसान बनाएंगे। उसके लिए क्या करने पड़ता है, जो हमारे पास पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा होगा, मान लीजिएगा ये पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, माध्यावस्था है, ये इसका आयाम है यहाँ से यहाँ तक। ये जितना आयाम है ये यहाँ से जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर ये ऐसे भी आएगा, है ना। तो एक पूरा दोलन हो गया। इस पूरे एक दोलन को हम एक समान वृत्तीय गति पर रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर निरूपित करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो जितना इसका आयाम है उस आयाम के बराबर SHM करते हुए कण के आयाम के बराबर त्रिज्या ले लेंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे और एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाते हैं। उस वृत्त पर मान लेंगे कि वो कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, जिस पर कण एक समान वृत्तीय गति करते हुए मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि जितना भी उसका आयाम होगा उस आयाम के बराबर एक वृत्त बना लेते हैं, और उस वृत्त की त्रिज्या कौन होगी, आयाम। ठीक है, और हम मान लेंगे कि कण उस एक समान वृत्तीय गति पर चल रहा है, ऐसा मानेंगे। ठीक, दूसरा, ऊर्ध्वाधर रेखा से यानी कि उसका जो व्यास होगा समय t पर बना हुआ कोण प्रारंभिक कला को रिप्रेजेंट करेगा, प्रारंभिक कला को दिखाएगा। और जब हम प्रारंभिक कला मिल जाएगी किसी टाइम t पर, आयाम पता लग जाएगा, तो उसकी समीकरण भी लिख सकते हैं सरल आवर्त गति की, और फिर वेग की भी लिख सकते हैं और त्वरण की भी लिख सकते हैं। वेग की कैसे लिखेंगे, वृत्तीय गति में वेग का अक्षितिज अवयव, जो वृत्तीय गति कर रहा होगा उसका जो वेग होगा, उसका जो अक्षितिज अवयव होगा वो SHM के वेग के समान होगा। ठीक वैसे ही वृत्तीय गति में जो केंद्र की तरफ त्वरण होगा, उस त्वरण का अक्षितिज अवयव SHM के त्वरण के समान होगा। यानी कि हम सारी की सारी जो कैलकुलेशन हमने जो हमने पूरी कैलकुलेशन लगा करके की थी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, कैलकुलेशन लगा करके x निकाला था, v निकाला था, वो सब हम एक ग्राफ में सिर्फ कंपोनेंट, एक अवयव निकाल के एक लाइन में आंसर आ जाएंगे। यानी कि चीजें आसान हो गई। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि भाई कैसे तो ये फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये स्टेप याद रखते हुए, और उनकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत आसान तरीके से हम इनको समझ लेंगे। जैसे अगर मैं अब एक डायग्राम की बात करूं कि भाई
चलिए देखिए होता क्या है फेजर डायग्राम बेसिकली, जैसे मान लीजिएगा यहां पर ये कण, ये ले लो, ये कण आपके पास सरल आवर्त गति कर रहा है, ये कण सरल आवर्त गति कर रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा आया। अब हमें इस सरल आवर्त गति का आयाम a है, इस सरल आवर्त गति को एक वृत्त में रिप्रेजेंट करना है। वृत्त में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या सोचना है कि जैसे मान लो, आपको ऐसे समझ लो कि आपके पास कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। मान लिया कण क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है ना, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो ऊपर से क्या करो, एक लाइट डालो, एक टॉर्च बनाओ। हमने एक टॉर्च बनाई, इससे लाइट गिरेगी, है ना। अब सोचो जब ये लाइट गिर रही है, मान लो कण शुरू में यहां से चला, अगर कण यहां से चलेगा तो आप यहां देखो, इस लाइन पर इसका प्रोजेक्शन, इसकी छाया, इसकी परछाई यहां पड़ेगी। जब ये पार्टिकल, ये कण यहां होगा तो ये इसकी छाया यहां पड़ेगी, तो ये इसको कहलाते हैं इसकी मीन पोजीशन, माध्यावस्था। ये इसकी माध्यावस्था है। यानी कि कण यहां है, एक तरह से केंद्र पर कह सकते हो, या ये हमने लाइन यहां दिखा दी, ये लाइन का। अब मान लीजिएगा कण यहां से यहां गया, तो गति का जो वेग होगा सर्कुलर मोशन पे तो ये होगा, लेकिन ये यहां होगा और इसका जो परछाई होगी वो यहां होगी, वो ऐसे चलती हुई दिखाई देगी, वो ऐसे चलती हुई दिखाई देगी हमें यहां पर। और थोड़ी देर बाद वो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया तो ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। और बेटे जब यहां पर होगा तो यहां पर दिखाई देगा। सोचो जब वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा तो फिर अब उसकी दिशा यहां से इस तरफ हो जाएगी, इस वाले की, ये वाले की। और जब वो यहां पर आएगा तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, यहां होगा तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। जब ये यहां पर था तो ऐसे था, और जब ये यहां पर आया तो ऐसे हो गया। और सोचो यहां पर आ गया तो जब ये यहां पर आएगा तो परछाई जो पड़ेगी इसकी वो कैसे रहेगी, ऐसे रह जाएगी। और जब यहां पर होगा तो वो यहां पर दिखाई देगा, और यहां पे कहीं होगा तो उसकी दिशा बदल गई है, यहां पे दिशा ऐसे हो जाएगी। और यहां पर कहीं होगा तो उसकी दिशा कहीं यहां पर होगी ऐसे, तो वापस वहां पहुंचेगा यहीं पर, तो वापस फिर यहीं पर आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा होता है तो उसके ऊपर लाइट डालो। मान लो एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में हमने कोई चीज चला रहे, कण चला रहे, वो कण चल रहा है ऐसा हवा में, है ना, और उसके ऊपर से लाइट डाली तो उसकी परछाई तो हमें ऐसे दिखाई देगी, और ऐसे दिखाई देगी कि उसका मतलब ये क्या है, ऐसा चंद सरल आवर्त गति। ये तो सरल आवर्त गति हुई, क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यानी कि इसका मतलब, और सरल आवर्त गति हमें आता है अच्छे से, एक समान वृत्तीय गति तो आसान होती है, इसका मतलब एक समान वृत्तीय गति से जोड़ करके सारी चीजों को आसान बनाया गया है। जबकि वास्तव में कण वृत्तीय गति नहीं कर रहा है, सिर्फ सरल आवर्त गति कर रहा है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन उसको आसान कैसे बनाया, अब देखो, अगर मान लो मेरे से कोई बोला कि भाई जो है आपके पास ये कण यहाँ है, तो यहाँ होने का मतलब क्या हुआ, अगर कण यहाँ है तो उसका मतलब ये यहाँ पर दिखाना है वृत्त में। अगर कण आपको बोल दे कि यहाँ पर है तो मतलब यहाँ पर दिखाना उसी दिशा में, है ना। और अगर ये कण यहाँ पर है तो उसका मतलब यहाँ पर होने का मतलब ये इधर हो गया, और अगर ये यहाँ पर है, ऐसे आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे दिखाना। तो हमें सरल आवर्त गति तो दी होगी कि सरल आवर्त गति ये है तो उसको वृत्त पे दिखाओ, सरल आवर्त गति ये है तो उसको वृत्त पे दिखाओ कि वृत्त पे वो कहाँ होगा, है ना। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल की फॉर्म में बोलता हूँ कि भाई मान लीजिएगा आपको बोल दे कि t बराबर 0 पर कण x बराबर a/2 से चलना शुरू किया और वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है। मान लीजिएगा आपसे बोला कि इसको जो है फेजर में निरूपित करो, निरूपित करो। अगर से फेजर में निरूपित करना है तो कैसे करेंगे फेजर में निरूपित, फेजर में निरूपित करने के लिए जिसमें a क्या है, a है आयाम, तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने कि आयाम के बराबर एक
वृत्त बना लो, इसका आयाम a हो गया, आयाम के बराबर वृत्त बना लिया। अब ये t बराबर 0 से x बराबर a बाई 2 पर है, तो यहाँ पर ये a बाई 2 पर यानी कि यहाँ पर है ना, ये इसकी मीन पोजीशन मान लो। तो यहाँ पर है ये a बाई 2 पर, दिस इज a बाई 2। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर होने का मतलब वृत्त में इसकी परछाई अगर पड़ रही होगी तो पार्टिकल यहाँ होगा, तो यहाँ पर अगर लाइट डालेंगे तो लाइट डालने पर इसकी परछाई तो यहाँ पर पड़ेगी, इसका मतलब कण यहाँ पर होगा। यहाँ पर सरलावर्त गति में यहाँ पर है तो वृत्त पे कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इस तरीके से हम इस कण को दिखा सकते हैं। इसी सवाल में अगर मान लो मेरे से बोल दिया जाए, मान लीजिएगा तो मैंने आपको पहला पार्ट दे दिया और दूसरा पार्ट में बोलूं, सेकंड पार्ट में बोलूं कि भाई कण जो है x बराबर a बाई 2 पर है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो तो कहाँ दिखाएंगे, अगर कण की x बराबर a बाई 2 है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो कहाँ दिखाएंगे, a बाई 2 तो ये बन गया, मान लो दिस इज a बाई 2, पॉजिटिव a बाई 2 तो इधर ही होगा। लेकिन वेग क्या है, नेगेटिव। वेग नेगेटिव होने का मतलब उसकी दिशा उधर ना होकर के इधर आएगी। अगर यहाँ पर वो है तो यहाँ पर अगर इधर दिखाएंगे तो पॉजिटिव दिशा में होगी, पॉजिटिव दिशा का मतलब ऊपर होगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव दिशा में है तो नेगेटिव दिशा किधर आएगी, इस तरफ का मतलब यहाँ पर हम कहाँ दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे। तो ये वाली यानी कि इस कण की जो परछाई है वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे, है ना। तो यानी कि ये कण आपका यहाँ पर दिखाई देगा, a बाई 2 वाला, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये बैठेगा। इस तरीके से हम किसी को भी सरल आवर्त गति को वृत्तीय गति पर निरूपित कर सकते हैं, फिर सारी कैलकुलेशन को आसान तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम अभी सीखेंगे, कैलकुलेशन करने का तरीका भी सीखेंगे, लेकिन पहले इसको निरूपित करना तो सीख ले कि भाई सरल आवर्त गति को वृत्त में कैसे जोड़ा जाए, सरल आवर्त गति को वृत्त में कैसे जोड़ा जाए, पहले ये तो सीख ले। यदि सीख लेंगे फिर तो वृत्त सत्र कैसे सोल्व करना वो हम आ जाएंगे, है ना। तो और सवाल देखते हैं इसके ऊपर। मान लो आपको बोल दिया जाए कि आप t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a√3/2 माइनस का है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो इससे एक समान वृत्तीय गति में निरूपित करो। यानी कि आपके पास सरल आवर्त गति दे दी, ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में निरूपित करना इसको, ठीक है। सबसे पहला स्टेप त्रिज्या के बराबर सर्किल बना दिया, आयाम के बराबर, माइनस का a√3/2, माइनस कहाँ होगा, यहाँ पर मान लीजिएगा दिस इज a√3/2। और बेटे वेलोसिटी नेगेटिव तो किधर होती है, इधर होगी, नेगेटिव वेग इस तरफ होगा, यानी कि कण जो है वो आपका यहां से इधर जा रहा होगा। तो जब ये इधर जा रहा होगा, इधर की परछाई कब आएगी, ऐसे जाते हुए परछाई कब आएगी कि जब कण या तो यहाँ हो और या यहाँ हो, दो कण या तो यहाँ हो या यहाँ हो, तब भी तो परछाई यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इधर जाते हुए कब मिलेगी और इधर जाते हुए कब मिलेगी, अगर वो जा रहा होगा इधर, अगर जा रहा होगा इधर तो यहाँ होगा, और अगर जा रहा होगा इधर तो इधर होगा, ऐसे जाता हुआ होगा। यानी कि कण की स्थिति ये है, शुरुआत में ही कण यहाँ पर है, शुरुआत में कण यहाँ पर है और यहाँ से ये इधर चल रहा है, इसका प्रारंभिक अवस्था आ गई। प्रारंभिक अवस्था जाएगी तो प्रारंभिक फेज भी निकाल लेंगे, है ना। प्रारंभिक फेज किससे निकालना, ऊर्ध्वाधर लाइन से, ऊर्ध्वाधर लाइन से, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट कण होगा, यहाँ पर कण होने का मतलब क्या है, यहाँ पर कण होने का मतलब यहाँ होना, और यहाँ पर कण होने का मतलब यहाँ होना। तो ये प्रारंभिक से कितना होगा, तो ऊर्ध्वाधर लाइन ये वाली होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। मान लीजिएगा आपसे बोल दिया कि t बराबर 0 पर कण जो है x इक्वल टू -a/2 और वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, वृत्त बनाया, पहले वृत्त बनाया, और सबसे पहली बात -a/2 का इधर होगा, -a/2, और -a/2 इधर है। वेग कैसा है, वेग मैंने दिया पॉजिटिव। अगर वेग पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि कण आपका यहाँ पर है लेकिन वेग पॉजिटिव इस तरफ होगा, इस तरफ। अगर इधर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कण कहाँ होना चाहिए, कण यहाँ होना चाहिए। जो ऊपर से लाइट डालेंगे तो लगेगा कि शायद कण इधर जा रहा है,
यहाँ रख देंगे तो फिर नीचे इस तरफ आ जाएगी, वेग नेगेटिव होगा। तो ये इसका निरूपण हो गया वृत्तीय गति में सरल आवर्त गति का। अब इसको निरूपित करके हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्स भी निकाल सकते हैं, समीकरण भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक फेज भी निकाल सकते हैं, कितने समय में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किन्हीं भी दो बिंदु के बीच में लगने वाला समय भी निकाल सकते हैं सरल आवर्त गति में, त्वरण भी निकाल सकते हैं और वेग की समीकरण भी निकाल सकते हैं। वो सारी समीकरणें हम एक एक लाइन में निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसको जो है फेजर डायग्राम से जोड़ा है, ताकि जो आंसर हमने पहले कैलकुलस लगा करके 10 लाइनों में रिजल्ट निकाला था, वो काम अब हम यहाँ एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ प्रयोग देखते हैं कि कैसे कैसे निकालना है एक्स ए यू वी को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 799।